प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 के विषय में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हम 1919 के अधिनियम के विषय में चर्चा करेंगे। 1919 के अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके लिए भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा की। अधिनियम को पारित करने के कारण निम्नलिखित थे। पहला, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा गुरी सरकार ने मुसलमानों की निष्ठा क्रय करने और हिंदू मुस्लिम वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया था। इसके कारण बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुसलमान भी अंग्रेजों के विरोधी बन गए और 1916 में कांग्रेस के साथ मिलकर स्वराज्य की मांग करने लगे। तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने भारतीयों में नवीन आशा का संचार किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार समक्ष कांग्रेस लीग योजना के नाम से सुधारों की योजना प्रस्तुत की। मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय शासन प्रणाली को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसमें सुधारों की मांग की गई। प्रथम विश्व युद्ध के काल में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को स्वराज्य देने की बात कही थी। इन सब कारणों से यह रिपोर्ट प्रकाशित करने का प्रयास किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को 1921 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित संवैधानिक परिवर्तन किए गए। पहला, गृह सरकार। इसमें भारत सचिव भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत के शासन को दो भागों में बांटा गया। एक भाग इंग्लैंड में काम करता था, दूसरा भारत में। शासन का इंग्लैंड वाला भाग गृह सरकार कहलाता था। इसके 5 मुख्य अंग थे: बादशाह, मंत्रिमंडल, संसद, भारत सचिव और भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल। इनमें भारत सचिव और भारत परिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की शक्तियों में मामूली कमी की गई। प्रांतों में जो विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया और जो विषय गवर्नर के पास रखे गए उन्हें रक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित विषयों में भारत सचिव का हस्तक्षेप निम्नलिखित बातों तक सीमित कर दिया गया। पहला, ब्रिटिश सामाजिक हितों की रक्षा करना, गवर्नर जनरल की परिषद को सौंपे गए कार्यों की देखभाल, केंद्रीय विषय के शासन की देखभाल, भारतीय कमिश्नर, हाई कमिश्नर और भारतीय नौकरियों और अपने लेने के अधिकारों की रक्षा, केंद्र तथा प्रांतों के रक्षित विषयों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया गया। भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल भारत में कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति नहीं करेगा। भारत परिषद के संगठन में भी सुधार किया गया। हाई कमिश्नर के पद का पहली बार सृजन किया गया। केंद्रीय सरकार। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी प्रमुख थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद की रचना, उसकी शक्तियों में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया। 1919 के अधिनियम में विदेश विभाग और राजस्व विभाग पर गवर्नर जनरल का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत की शांति व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति सहित 7 सदस्य थे। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका पहली बार 2 सदनों वाली स्थापित की गई। पहले सदन को विधानसभा, दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था। विधानसभा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए तथा राज्यसभा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती थी। गवर्नर जनरल इन सदनों को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी भंग कर सकता था। विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य थे। निर्वाचित सदस्यों में 52 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार और 4 भारतीय व्यापार वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 41 मनोनीत सदस्यों में 26 सरकारी अधिकारी, 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 60 थी। इनमें से सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती थी। शेष 40 सदस्यों में से 34 निर्वाचित, 19 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से, 12 सांप्रदायिक क्षेत्रों में से और 3 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से होते थे। 6 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। विधानमंडल का कार्यक्षेत्र केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों पर वह ब्रिटिश भारत के लिए विधानसभा कानून बना सकती थी और गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी। जब कोई भी सदन दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता और गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता।
कार्य शक्तियों का विभाजन इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई थी, अतः शासन संबंधी समस्त विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची। जो विषय दोनों सूचियों में सम्मिलित होने से रह गए थे वे केंद्रीय सरकार के अधीन आ जाते थे। केंद्रीय सूची में 47 विषय और प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए। राजस्व के साधनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया, केंद्रीय राजस्व, प्रांतीय राजस्व। केंद्रीय राजस्व में चुंगी, आयकर, रेल, डाक तार, नमक, अफीम आदि रखे गए। प्रांतीय राजस्व में भूमि कर, चुंगी, सिंचाई, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन आदि रखे गए। प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। द्वैध शासन का अर्थ है दो शासकों द्वारा शासन। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया, रक्षित और हस्तांतरित विषय। इन विषयों को भारतीयों के हाथों में देने से ब्रिटिश सरकार की कोई हानि नहीं थी, उनको हस्तांतरित बनाया गया। उदाहरणार्थ स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों की शिक्षा को छोड़कर शेष जनता की शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, कृषि सहकारी समितियां, मछली क्षेत्र के उद्योग धंधे, खाद्य वस्तुओं मिलावट, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, तौल माप आदि 22 विषय हस्तांतरित रखे गए। शेष 28 विषय जो अधिक महत्वपूर्ण थे वे रक्षित सूची में रखे गए, जैसे भूमि कर, अकाल सहायता, न्यायिक प्रशासन, खनिज विकास, पुलिस, समाचार पत्र, छापाखानों पर नियंत्रण, प्रांतीय वित्त आदि। हस्तांतरित विषयों का दायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। रक्षित विषयों का दायित्व गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी को सौंपा गया, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी न होकर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होते थे। द्वैध शासन प्रणाली वस्तुतः व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाई। प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया, एक भाग तो गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद थी और दूसरा भाग गवर्नर भारतीय मंत्री थे। प्रांतीय विधानमंडलों के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न रखी गई। मद्रास विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 132 थी, मुंबई 114, बंगाल 140, उत्तर प्रदेश 123, पंजाब 94, बिहार उड़ीसा 103, मध्य प्रांत 73, असम 53। यह व्यवस्था की गई कि विधान परिषद में कम से कम 70% निर्वाचित होंगे, 20% अधिक सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। यद्यपि प्रांतों में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत स्थापित कर दिया गया, परंतु मताधिकार इतना सीमित रखा गया। 1920 में ब्रिटिश भारत की 24 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या में से केवल 53 लाख लोगों को ही मताधिकार दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद को अधिकार दिया गया कि वह प्रांत में अच्छी सरकार के लिए कानून बनाए। इस अधिनियम से पूर्व प्रत्येक बिल के लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा लेना आवश्यक था, किंतु इस अधिनियम में तय किया गया कि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर शेष के लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। द्वैध शासन के दोष उसकी असफलता के कई कारण थे। पहला, सैद्धांतिक दृष्टि से यह दोषपूर्ण था। यह मान लिया गया था कि भारतीय भी पूर्ण सदाई शासन के लिए अयोग्य हैं। दूसरा, विषयों का अवैज्ञानिक विभाजन था। तीसरा, गवर्नर को प्रदत्त विशेष शक्तियाँ। चौथा, संयुक्त विचार विमर्श का अभाव। पांचवां, संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। छठा, मंत्रियों की कमजोर स्थिति। सातवां, विधान परिषद का दोषपूर्ण गठन। आठवां, बाह्य परिस्थितियों का योगदान। फिर भी यह अधिनियम संसदीय शासन प्रणाली के लिए मील का पत्थर था। 1920 से 1937 की अवधि में 4 आम चुनाव हुए और इससे भारतीयों को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।